तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता में हम देखेंगे किस प्रकार से एक जो लड़का होता है वो अपने पिता के समान, किस प्रकार से कौन से लक्षण उसमें अपने पिता के आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, किस प्रकार से उसमें विभिन्नताएं आएंगी, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। अभी हम आनुवांशिकता के बारे में देखते हैं। आनुवांशिकता की डेफिनेशन क्या होगी? आनुवांशिकता की डेफिनेशन होगी, आनुवांशिकता में आनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप लिखो आनुवांशिकता में जो आनुवांशिकी होती है, मतलब जेनेटिक्स, वह विभिन्नताएं, कौन कौन सी विभिन्नताएं जीव जो बच्चा होगा उसमें आएगी, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। अभी हम देखेंगे आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकी क्या होती है? तो आप यहां लिखेंगे आनुवांशिकी। आनुवांशिकी वो होती है जो जीवों में लक्षणों का स्थानांतरण करती है। ठीक है, आनुवांशिकी क्या करती है? जीवों में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में जो जीव के लक्षण है उसका स्थानांतरित करती है। आनुवांशिकी इसके द्वारा जीवों में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मतलब जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकी के द्वारा जाएंगे। अभी हम थोड़ा देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। अभी कोई भी, मतलब आपके पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, इसमें कोई भी मूवी है, कुछ भी XYZ है, आपको उसे दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में या कुछ भी, मतलब लैपटॉप है, आपका पीसी है, उसमें डालना है। तो आप क्या करेंगे? या तो किसी शेयर करने का जो एप्स होता है उसका यूज करेंगे, या फिर जो इसकी मेमोरी कार्ड होती है, चिप होती है, या जो USB कार्ड होती है, ठीक है, इससे आप जो अपना मॉनिटर है उससे कनेक्ट करेंगे और फिर जो मूवी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, मतलब चिप द्वारा आप, चलो मानो मेमोरी कार्ड द्वारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड द्वारा। तो ये मेमोरी कार्ड क्या कर रही है? ये जो मूवी है, मूवी यहाँ लक्षणों का रूप है, मूवी है लक्षण, और मेमोरी कार्ड है, ये है आनुवांशिकी। मतलब ये जो यहाँ पे हमने जो ये देखी थी आनुवांशिकी, आनुवांशिकी क्या है? यह एक चिप का काम कर रही है, वहाँ मेमोरी का काम कर रही है। मतलब ये लक्षणों को, मतलब वहाँ पे क्या कर रही है? मूवी को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ले जा रही है। और यहाँ आनुवांशिकी क्या कर रही है? वहाँ वो आनुवांशिकी नहीं होती, वो होती है मेमोरी, लेकिन हम समझ रहे हैं। यहाँ आनुवांशिकी क्या कर रही है? जो जीव के लक्षण है उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रही है। मतलब जो लक्षण आपके पापा में है वो लक्षण आपके पापा से आपके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आनुवांशिकी क्या करती है? लक्षणों का स्थानांतरण करती है। अभी जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी है, ये किस में होगी? मतलब आनुवांशिकी स्थानांतरण कौन से लक्षणों का करेगी? ये करेगी DNA का। DNA, और DNA किस में पाया जाता है? DNA पाया जाता है गुणसूत्र में। मैंने पहले भी आपको बताया था इसके बारे में, गुणसूत्र में। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी।
और जो ये आनुवांशिकता है, ठीक है, आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स है, इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वेटसन ने। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लिखो। डब्ल्यू वेटसन ने 1905 में, कौन सी सन में 1905वीं सदी में डब्ल्यू वेटसन ने जो आनुवांशिकी शब्द है इसका प्रयोग किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो गुणसूत्र है उसका प्रयोग जॉनसन ने किया था। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने पहले भी आपको बताया, वापस बता रहा हूँ, आप ये नाम याद रखो, ये जरूरी है अभी आपके लिए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए की फुल फॉर्म, ठीक है। ये डीएनए, इसके बारे में हमने देख लिया था। और ये डीएनए पाया किस में जाता है? मैंने पहले भी ये क्रिया बताई थी, अभी बताता हूँ वापस। जो सेल्स होती है, अभी सेल्स किसे बोलते हैं? कोशिका को हम सेल्स बोलते हैं। इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप साथ साथ ये बेसिक जो नाम आते हैं इन्हें इंग्लिश में यूज किया करो। सेल्स में जो सेंटर होता है मतलब केंद्रक, सेल्स का जो केंद्रक होता है उसके अंदर कौन पाया जाता है? उसके अंदर पाए जाएंगे डीएनए, जीन्स पाए जाए, उसमें पाया जाएगा गुणसूत्र, गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये होगा गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा डीएनए। जो हमारा डीएनए होता है वो इस प्रकार से होता है थोड़ा, ठीक है। इसमें पाया जाएगा डीएनए, गुणसूत्र में पाया जाएगा डीएनए। और डीएनए में क्या पाया जाएगा? डीएनए में पाए जाएंगे हमारे जीन्स। जीन्स द्वारा ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। अभी हम देखते हैं जैव विकास के बारे में। जैव विकास क्या होता है? मतलब जीवों में होने वाले विकास को, इसकी जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं। जीवों में, एक मिनट, इससे पहले हम थोड़ा आनुवांशिकी के बारे में देखते हैं। आनुवांशिकता, आनुवांशिकी है। सबसे पहले आनुवांशिकी का प्रयोग किसने किया था? मतलब जो विभिन्नताएं आती है इसका सबसे पहले खोज किसने की थी? सबसे पहले आनुवांशिकी की खोज की थी, इसे आप लिख लो। सबसे पहले आनुवांशिकी की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और कब की थी? इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी 1802 में। सन 1802 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी की खोज की थी। और ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया में ये एक चर्च था, चर्च होता है, वहां पे क्या करते हैं? पादरी का काम करते थे। अभी पादरी क्या होता है? वो होता है जो वहां पे मतलब पेड़ पौधे होते हैं उनका ख्याल रखता है, गार्डनर जिसे हम बोल सकते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। देखभाल करने वाला पादरी होता है, ठीक है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये ऑस्ट्रिया के थे और वहाँ पे एक चर्च में पादरी का काम करते थे। इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी, मतलब किस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं और होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, इनकी खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1802 में। लेकिन तब क्या हुआ था? मतलब ये क्या करते थे वहाँ, मतलब जो पौधे होते हैं, जो फल के पौधे होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे मटर के पौधे थे। उसमें इन्होंने देखा मतलब कुछ पौधे की हाइट थोड़ी लंबी है, कुछ छोटी है, और कुछ में जो फली होती है जिसमें मटर के दाने होते हैं उसका आकार छोटा है, कुछ में बड़ा है, लेकिन सब में मटर है, मतलब लेकिन सब में मटर है। ये जो फली होती है कोई बड़ी थी कोई छोटी थी, और किसी में मटर के जो बीज होते हैं, मतलब ये जो फल बोल सकते हैं हम, ये छोटे थे तो किसी में बड़े थे। ये जब इन्होंने देखा तो इनके दिमाग में सवाल आया कैसे होता है, और इन्होंने जो मतलब मटर के पौधे पे एक जो गहन अध्ययन किया था, उसके बारे में उसे चुना था। मटर के पौधे पे इन्होंने जो 3 नियम है, आनुवांशिकता के 3 नियम है, उन्हें बताया था। लेकिन उस समय में क्या होता था,
उस समय में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता और जो भगवान है उसके बारे में सोचा जाता था। सब सोचते थे कि ये सब भगवान की देन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जो भगवान का जो नियम होता है, मतलब भगवान की देन है, उसे साइड में रखकर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा और जो आनुवांशिकता का नियम है इसकी खोज की, लेकिन तब भी इन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। मतलब लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे थे और इन्होंने वहाँ की एक पत्रिका होती है उसके अंदर जो इसके जो नियम है, जो इन्होंने जो खोज की थी उसके बारे में लिखा था। लेकिन जब ये क्या हुआ था, फिर जो जहाँ पे डब्ल्यू बेटसन का जन्म हुआ था 1905, तब तक जाते जाते इसकी आनुवांशिकता के बारे में सबको पता चलने लग गया। मतलब पौधों में आनुवांशिकता होती है, विभिन्नताएं होती है सभी पौधों में, उनका पता तब तक जाते जाते पता लगने लग गया था। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्हें मरने के बाद उन्हें जो मेडल होता है उससे सम्मानित किया गया था। मरने के बाद, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इन्हें जो मेडल होता है मरने के बाद इन्हें जो मेडल होता है उससे सम्मानित किया गया था। और जो इसकी जो खोज थी वो इनके मरने के बाद 3 वैज्ञानिक थे, कॉल कोरेंस और 2 और थे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल की जो पहले उसने जो पत्रिका में दी थी वो इनके जो सिद्धांत थे तीनों उनके बारे में पढ़ा। फिर जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसके बारे में सबको पता चला था। अभी हम जैव विकास के बारे में देखते हैं। जैव विकास, जीवों में होने वाले विकास को जैव विकास कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, जीवों में होने वाले विकास को जैव विकास कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है। या फिर जीवों में विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, उसे भी जैव विकास कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे मतलब जीवों में जो जीवों में जो बच्चा होता है उसके बारे में, किस प्रकार से होता है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में, अभी वापस बता रहा हूँ। जैसे ये आपके पास नर है, ये है हमारे पास मादा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्पर्म होगा उसमें होंगे 23 गुणसूत्र, और जो मादा में अंडाणु होगा उसमें होंगे 23 गुणसूत्र। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, और ऐसे नर में होंगे 46 गुणसूत्र, मतलब 46 गुणसूत्र, और मादा में भी होंगे 46 गुणसूत्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगी जो हमारी, ये होगी हमारी, इसके मतलब आधे हो जाएंगे गुणसूत्र। एक मिनट, इन दोनों का जब निषेचन होगा, निषेचन, ठीक है, दोनों में जब निषेचन होगा तो बच्चा जो पैदा होगा उसमें होंगे 46 गुणसूत्र। मैंने ये पहले ही बताया था, अभी वापस बता रहा हूं, ध्यान रखो। इसमें निषेचन में होगा जो बच्चा होगा उसमें होंगे पूरे 46 गुणसूत्र, ठीक है। अभी हम देखते हैं मतलब बच्चा पैदा किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो लड़का होता है उसका जो शरीर में किस प्रकार से जो गर्भाशय होते हैं उसमें किस प्रकार से बच्चे का जो लड़के का निर्माण होगा, और किस प्रकार से लड़की का निर्माण होगा। जो लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में हम देखते हैं। हमारे पास ये है नर और ये है मादा। इसका जो गुणसूत्र है, मतलब ये होगा अक्ष वाई और मादा में होगा अक्ष अक्ष,
ठीक है, नर में होगा अक्स वाई और मादा में होगा अक्स अक्स। अभी जो हमारे स्पर्म है, मैं अभी इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। ये हमारे पास स्पर्म है, यहाँ पे दो है इसके, तो एक लेंगे अक्स का, एक लेंगे वाई का। और जो ये मादा में अंडाणु होते हैं, ये दोनों तीनों सेम, ये तो अक्स अक्स तो सेम है, इसलिए मान लो ये हमारे पास अंडाणु है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें निषेचन होगा। तो जो ये पुरुष में जो स्पर्म है, स्पर्म है, ये अक्स जाएगा और जब मादा के अक्स से मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एक ही जाएगा। बहुत सारे जो ये होते हैं स्पर्म, इनमें से केवल एक स्पर्म क्रिया करता है। अक्स वाई बहुत सारे होंगे, उनमें से एक जाएगा और जो मादा का जो ये होता है अंडाणु, इसे जाके निषेचित करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अक्स अक्स। और किसका निर्माण होगा, मतलब अक्स अक्स निषेचन के बाद में जो अक्स अक्स होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा मादा, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की के रूप में होगा, उसका लिंग होगा लड़की का। ठीक है, और अगर यहां से वाई चला गया, अगर यहाँ से हमारा y चला गया, ठीक है, y जाएगा और y मिल जाएगा अक्स से, तो ये हो जाएगा अक्स y और नर का निर्माण होगा, मतलब जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। ठीक है, बच्चे का लिंग कौन सा होगा, मेल होगा। अभी यही पौधों में होगा हमारे पास, जो मटर है और कोई भी पौधा है, जानवर होगा, सभी में यही क्रिया होगी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ। इसमें क्या होगा, जो गुणसूत्र है, वो मनुष्य में 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब महिला में 46 गुणसूत्र होंगे और जो पुरुष है उसी में भी 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे। ये 23 जोड़ी होंगे, 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, जिनमें से 22 जोड़ी है और ये एक जोड़ी अलग होगी। 22 जोड़ी होगी अलैंगिक गुणसूत्र और एक जोड़ी होगी, वो होगी लैंगिक गुणसूत्र की, लैंगिक गुणसूत्र की। ठीक है, लैंगिक मतलब अक्स वाई में चलेंगे, ये एक समझ गए। महिला में अक्स अक्स में होगी ये दो। और अभी हम पढ़ने जाएंगे, मतलब एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये गुणसूत्र पहले देखते हैं हम बच्चे में, मतलब जो बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने में महिला का कोई दोष नहीं होता। कैसे, बताता हूँ। दोष नहीं होता है, मतलब बच्चे के पैदा, कंफ्यूज हो गए, अभी बताता हूँ। बच्चे के पैदा होने में मतलब आप इसे ऐसे समझो, लड़का या लड़की, अगर किसी महिला को लड़का हो रहा है, लड़की हो रहा है, तो उसमें महिला का दोष नहीं है। ठीक है, महिला का दोष नहीं है, और नहीं हम उसमें नर मतलब आदमी है उसका दोष मान सकते हैं। इसमें अभी मैंने स्पर्म की जो क्रिया है उसके बारे में बताया था, मतलब जो अक्स और वाई है उसमें से बहुत सारे में से एक जाएगा, या तो अक्स चला जाएगा या वाई चला जाएगा। अगर अक्स जाता है और अक्स से मिलता है, यहाँ पे 2 अक्स होंगे, तो ये मिलेगी हमारी डबल अक्स होगा और जो महिला है मतलब मादा का निर्माण होगा। और अगर वहीं पे जो वाई गुणसूत्र है, वाई स्पर्म है, वो जाएगा तो अक्स वाई होगा और नर का निर्माण होगा, मतलब जो बच्चा लड़का होगा। मतलब ये बहुत सारे गुण स्पर्म होंगे जो हमारे शुक्राणु होंगे, उनमें से एक शुक्राणु ऐसा होगा जो हष्टपुष्ट होगा और बहुत ही तेज गति से जाएगा, और जो अंडाणु होता है उसे निषेचित कर देगा। वही जो लिंग होता है बच्चे का वो बनेगा, मतलब लड़का या लड़की उसी से डिसाइड होगी। इसमें महिला का कोई दोष नहीं होता। बहुत सी मतलब जगहों पे देखा जाता है कि महिलाओं को दोषी मानते हैं कि उसकी वजह से लड़की नहीं हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है। उसमें ना तो महिला का दोष है और न ही आदमी का दोष है, उसमें गुणसूत्र की जो क्रिया है उस पर यह सब डिपेंड करेगा। अभी जो गुणसूत्र है मतलब महिलाओं में कब पता चलता है, गर्भाशय के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कि लड़का है या लड़की। गर्भाशय की
मतलब गर्भाशय लगने के 3 माह तक लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है। प्रेगनेंसी में 3 महीने तक पता चल जाएगा जो लड़का होगा या लड़की होगी। उसमें प्रेगनेंसी मतलब 3 महीने तक जो X और Y गुणसूत्र है उसका निर्धारण हो जाएगा, लड़का या लड़की का पता लग सकता है। लेकिन ये सही नहीं है अभी, मतलब 3 माह तक आप जांच करवाते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा लड़की है। तो बहुत सी जगह पे क्या होता है, जब वहाँ पे ऐसा पता चलता है कि जो होने वाला बच्चा है वो लड़की होगी, तो बच्चे को मतलब पेट में ही मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या, बच्चे की जो भ्रूण हत्या होती है वो कर दी जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी है, तो आप ऐसा कभी मत करो, न जांच कराओ, जो है अच्छा है। अभी हम देखते हैं मतलब इसमें गुणसूत्रों में क्या होता है, थोड़ी बहुत खराबी हो जाती है, कई गुणसूत्रों में टेक्निकल इश्यू आ जाता है। उससे क्या होगा, जो किन्नर है उसका जन्म होगा, किस प्रकार से किन्नर पैदा होंगे उसके बारे में हम देखते हैं। मतलब किन्नर किस प्रकार से पैदा होंगे, गुणसूत्रों में खराबी के कारण, कोई भी खराबी हो सकती है, खराबी के कारण जो गुणसूत्र है वो अक्स ओ और वाई होंगे, जिसे क्रोमोसोम डिसेबल कहेंगे। मतलब कोई भी टेक्निकल इश्यू है वहाँ पे, वैसे क्या होता है हमारे पास डबल एक्स होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यू हो जाएगा गुणसूत्रों में और डबल एक्स की जगह ट्रिपल एक्स हो जाएंगे, अक्स ओ हो जाएगा। और वैसे अक्स वाई होता है और अक्स होता है, लेकिन यहाँ पे अक्स ओ हो जाएगा और एक होगा अक्स वाई। वहाँ पे क्या होगा, उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम डिसेबल बोलेंगे। आप इसे अंडरलाइन कर लो और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसे लिख लो। बहुत सी जगहों पे क्या माना जाता है, मतलब जो किन्नर होते हैं, जिसे हम आम भाषा में छक्का बोल सकते हैं, छक्के बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सी जगह में माना जाता है कि ये जो उसके जो मनुष्य है उसके जो पीछे के कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, उसकी सजा इस रूप में मिल रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसे क्रोमोसोम डिसेबल के कारण होता है। मतलब गुणसूत्रों में जो खराबी होती है उसके कारण ये होता है, ना कि ये जो मतलब पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसके कारण ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। और अभी हम जो गुणसूत्र में खराबी है उसके बारे में देखते हैं, कौन सी खराबी है, कैसी होगी, किस कारण होगी। गुणसूत्र खराबी, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, कौन सी खराबी होगी। मतलब खराबी के जो कारण है वो क्या होंगे, जब गर्भाशय आता है, गर्भाशय में गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में जो माता होती है, माता द्वारा जो केमिकल भोजन खाने से या फिर कोई मतलब दवाई होती है, जो दवाइयाँ होती है वो बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से, दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से, या जो गर्भाशय की अवस्था होती है इसमें और भी कई कारण होते हैं, ये हो गई। या फिर जो हमारे गर्भाशय में तेज बुखार होती है गर्भावस्था के दौरान, मतलब एक मिनट, तेज बुखार, ये भी आप लिख लो। एक महिला है हमारे पास, ठीक है, ये एक महिला है, मानो ये एक हमारे पास महिला है, इसका जो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है
मतलब गर्भ अवस्था है इसमें, और इसके अगर तेज बुखार हो गई, अचानक से कोई भी तेज बुखार हो गई और इसने बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी टेबलेट ले ली, या जो घरेलू उपाय होते हैं जो कि बिना सेंस के होते हैं, बिना मतलब के होते हैं, कई होते हैं ना ऐसे कुछ भी खा लो और ये कर लो वो कर लो, जो तरीका है इसने अपना लिया, तो इस कारण भी जो हमारा जो गुणसूत्र होता है उसमें खराबी का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए गर्भ अवस्था के दौरान छोटी मोटी कोई भी बीमारी है इसमें अपने हिसाब से या तो कोई टेबलेट, मतलब एक जो छोटी से छोटी एविल की गोल टेबलेट होती है ना, वो भी आपको जो गुणसूत्र खराबी है उसका रीजन बन सकती है। इसलिए हर जगह हर टाइम मतलब डॉक्टर की सलाह जरूरी है, डॉक्टर को दिखाओ, इससे होने वाले बच्चे में बहुत नुकसान हो सकते हैं। जरूरी नहीं मतलब जो लिंग उसका चेंज होगा वो ही नहीं हो सकता, बल्कि उसके मतलब कोई भी डिजीज आ जाएगी, ठीक है। और मतलब जो हाथ होते हैं, कईयों में हाथ छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, और भी कई सी डिजीज होती है, उसका कारण ये बन सकता है। इसलिए गर्भ अवस्था में आप बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे कई में क्या होता है, जो तंबाकू होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो गुणसूत्र का जो खराब है, गुणसूत्र खराबी के रीजन है। अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वाली वीडियो में हम जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, उसने जो मटर के पौधे पे जो 3 सिद्धांत दिए थे और मटर के पौधे का ये चयन क्यों किया था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया किस टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो देंगे। और इसके अलावा किसी और चैप्टर में आपकी दिक्कत है तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दूसरा है सोनू कंपटीशन क्लासेज, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।